हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से फ्री क्लासेज पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होते हैं? तो कोई भी जो पृथ्वी होती है, कोई भी दो पिंड होते हैं, तो पृथ्वी होती है वो प्रत्येक पिंड को, विश्व की जितनी भी पिंड हो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वही जब जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो वो पिंड जो रहता है वो भी उस पर, मान लीजिए ये हमारा छोटा पिंड है और ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी इस पर जो बल लगाती है तो पिंड भी इस पर बल लगाता है। तो जो पृथ्वी अपने ओर खींचने है तो वो जो बल है वही हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो आज हम इस अध्याय में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसी तरह के और भी आपके अध्यायों को पढ़ना है, सभी कक्षाओं को, तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे हर कक्षाएं के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाकर आप सभी विषयों को देख सकते हैं। वहाँ भी बेहतर तरीके से समझाया गया है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है या किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम लोग निवारण करेंगे और आपको जो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं होंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ताकि आपके अंदर कोई जो समस्या न रहे और एग्जाम में बेहतर से बेहतर आपको परिणाम आ सके। तो आइए आज हम अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण को शुरू करते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। तो हमसे कह रहा है कि कक्षा अध्याय 7, 8 में हमने वस्तु की गति के बारे में तथा बल की गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि कोई भी वस्तु है उसकी चाल होगी या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा था कि जब कोई भी वस्तु है, अगर उसकी चाल को या गति को हमको बदलना है तो उस पर हमको बल लगाना पड़ता है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। तो हम ये भी देखे हैं या ऑब्जर्व किए होंगे कि जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि जो सभी हमारे ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर, चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। सर आइजक न्यूटन ने इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है और इस बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तु की गति पर भी विचार करेंगे। इस अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रव्यों में वस्तुओं के पलवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या हैं, या हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा वस्तु का जो भार होता है वो एक स्थान पर या से दूसरे स्थान पर हम ले जाते हैं तो वो किस प्रकार बदलता है। किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान है, अगर उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो वो क्यों नहीं बदलता है। आगे हम देखेंगे कि हमारे जो द्रव वस्तुएं होती हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनमें जो पलवन की शर्तें क्या क्या होती है, उन सभी चीज़ों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे इस अध्याय में। तो आइए सबसे पहले हम 9.1 में गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो हमसे कह रहा है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। तो आप देख सकते हैं या इसे ऑब्जर्व भी कीजिएगा कि जब किसी चीज़ को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं, मान लीजिए आप एक पत्थर लेते हैं और पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो एक ऊंचाई तक पत्थर जाता है और फिर पुनः वो क्या करता है? धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब
के गिरने की क्रिया को न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? तो उन्होंने इन दोनों स्थितियों की गणना करने लगे कि जब सेब गिरती है पेड़ से तो वो पृथ्वी की ओर गिरती है, तो चंद्रमा जो होते हैं वो उसको भी पृथ्वी क्यों नहीं खींचती हैं? क्या दोनों में बल जो होते हैं वो सामान्य लगते हैं या अलग लगते हैं? इसके लिए उन्होंने जो इन पर विचार करने लगे और दोनों स्थितियों पर उन्होंने सोचने लगे और उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्था में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है और उन्होंने खोज निकाला या अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार के बल उत्तरदायी होते हैं और उन्होंने यह तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखा पथ पर गति नहीं करता है वरन पृथ्वी की ओर गति गिरता रहता है, अतः वह स्वयं ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। तो उन्होंने अनुमान लगाकर कहा कि और तर्क दिया कि जो पृथ्वी होती है वो चंद्रमा तो वो अगर सरल रेखा में ही पथ पर गति नहीं करता है वरन जो चंद्रमा होती है वो पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होती है। तो जो गिरता रहता है तो जो पृथ्वी होती है वो उसे आकर्षित करता रहता है, इसीलिए वो गिरता हुआ रहता है, लेकिन हम लोगों को वो चक्र लगाते या घूमती हुई दिखाई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में हम चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? तो दोनों के द्रव्यमान में अंतर होने के कारण ऐसी स्थिति आती है। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 7.11 पर पुनः विचार करें। अब हम क्रियाकलाप 9.1 को देखते हैं। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, एक सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ पर जैसा कि चित्र 9.1 में दिखाया गया है। तो हमको एक धागा लेना है और धागे के एक सिरे में एक पत्थर को बांध देना है और पत्थर को क्या करना है, धागे को पकड़कर एक सिरे से उसको पकड़कर वृत्ताकार पथ पे उसको घुमाना है, जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब हमसे कह रहा है कि उस पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। तो हम देखते हैं कि जब उसके प्रत्येक बिंदु पर जो उसकी गति की दिशा होती है वो बदलती रहती है तथा दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण, वेग परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, वो भी सम्मिलित होता है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। तो वह बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है, और जो बल केंद्र की ओर लगता है वो उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, अभिकेंद्री बल हो, अगर वो काम न करे, वो अनुपस्थित रहे, अगर अनुपस्थित रहता है तो वो पत्थर जो होगा वो सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो अगर यहाँ जो केंद्र है, ये हमने धागा से इसको जब बांधा था पत्थर को, अगर ये घुमाते हैं तो इसके केंद्र की ओर जो यहाँ पे जो केंद्र होते हैं यहाँ पे हमारा क्या लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है। क्या लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो जो पत्थर होगी वो सरल रेखा में गति करने लगती है, सरल रेखा में गति करने लगी तो ये जो बल होते हैं ये अभिकेंद्र बल कहलाते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है आगे, कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। तो कोई भी अगर सरल रेखा है वो केवल एक ही बिंदु पर मिलती है तो वो वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं
ये जो हमारा है ये वृत्त के एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो AC जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC जो होगा हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा इस वृत्त का। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। तो जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है वो अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं रहता तो चंद्रमा जो रहती वो सीधी रेखा में गति करने लगती। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पाथ पर चलता रहेगा। अगर अभिकेंद्र बल जो हो कि वो अगर न हो तो क्या होगा, एक समान गति से सरल रेखा पाथ पर चंद्रमा चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो हाँ, सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन सेब की जो द्रव्यमान होती है वो नगण्य होती है, शून्य के बराबर होती है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता है। यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि गति के तीसरे नियम से तो हमने देखा था कि जो अगर दो पिंड है तो प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर बल लगाती है। तो हमने क्या देखा था कि जो गति का तीसरा नियम से कि प्रत्येक पिंड होते हैं, मान लीजिए ये ए पिंड है, ये बी पिंड है, तो ये पिंड बी पे लगाती है और बी ए पे लगाती है, तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। हमने देखा था क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होता है, तो हमने इसे न्यूटन के तीसरे गति में भी देखा था। तो हर पिंड, प्रत्येक पिंड जो होते हैं एक दूसरे पर बल लगाते हैं, यही हमारा क्या था, ये हमारा न्यूटन का गति का तीसरा नियम था। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण 8.4 में। आगे हमने देखा था न्यूटन के दूसरे गति नियम से, तो जिससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलती है। तो हमने देखा था कि F बराबर हमारा ma होता है। F बराबर हमारा क्या होता है, ma होता है। F हमारा बल है, m हमारा द्रव्यमान है, a हमारा त्वरण है। तो हमसे कह रहा है कि जब वह त्वरण जो होते हैं वो त्वरण जो होंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, F बटा m हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो त्वरण होंगे वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि बट्टा m, a व्युत्क्रमानुपाती 1/m ये हो जाएंगे। इस तरह के लिखे हुए को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। और जब हमारा मान लीजिए ये बल होगा तो बल समानुपाती होगा किसके, ma के, किसके, ma के। ये हमारा क्या है, समानुपाती है। जब डायरेक्ट होंगे तो समानुपाती, और जब डिवाइड बट्टा में होते हैं, बट्टा में आएंगे तो वो हमारा क्या है, होते हैं, उसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इसे हम लोग अंग्रेजी में रेसिप्रोकल बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य होता है। नगण्य का मतलब मान सकते हैं m बराबर हमारा 0 होता है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गिरते नहीं देखते हैं। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चंद्रमा होती है उसकी द्रव्यमान जो होगी कि नगण्य होती है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम यह कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विश्व के सभी पिंड जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो जो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है यही हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो विश्व के जितने भी पिंड रहते हैं, वस्तु रहेंगे, वो सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम 9.1.1 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को देखते हैं। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को
एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो क्या कहता है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार विश्व का कोई भी अगर पिंड है, वस्तु है, वो दूसरे पिंड या अन्य वस्तु को एक बल द्वारा जो होता है वो आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया कि बट्टा में रहता है। तो इससे हमको क्या समीकरण मिल जाएगा? जो हमारा बल होते हैं वो समानुपाती होते हैं किसके? दो पिंडों के द्रव्यमान के। तो मान लीजिए हमारा पिंड का द्रव्यमान अगर m है, m1 लेते हैं और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती क्या हो जाएंगे? मास के। तो द्रव्यमान के मास के गुणनफल के, तो m1 गुने m2। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा बल होगा वो समानुपाती होगा किसके? उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाता है? बट्टा। अब दूरी को हम लोग क्या लेंगे? तो d। अब क्या कह रहा है? उनके वर्ग के। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों इक्वेशनों को, जब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, जब दोनों इक्वेशनों को मिलाइएगा तो हम क्या लेते हैं? f समानुपाती m1 m2 बट्टा डी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हम कहते कि जब भी आपको समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती दिया रहे, अगर उसका हम चिन्ह को, समानुपाती के चिन्ह को या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम एक इस तरह स्थिरांक लेते हैं। क्या लेते हैं? स्थिरांक लेते हैं या नियतांक लेते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? g को कांस्टेंट लेते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा? g m1 m2 बट्टा डी स्क्वायर। तो यही जो g हमारा है, कैपिटल G, यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो होता है नियतांक है या स्थिरांक है। तो अब हम आगे देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा पिंड लिया है, तो यहाँ जो ये हमारा ये पिंड है, इसका इसने मास जो माना है वो कैपिटल M माना है। क्या माना है? कैपिटल M माना है। और इसका मास जो है कि स्मॉल m माना है। क्या माना है? स्मॉल m माना है। तो इस अकॉर्डिंग, इस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार तो क्या हो जाएगा? F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बट्टा डी स्क्वायर। यही हमसे कह रहा था। यहाँ g जो है कि यही हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। अब हम इनके बीच का दूरी क्या है? d है। अगर आप कुछ भी ले सकते हैं, इनके बीच का दूरी अगर आपको r लेना है, ऐसे d से दूरी का मतलब अंग्रेजी होता है डिस्टेंस, तो इसी डिस्टेंस से ही d लिया है। अब हम आगे देखते हैं। हमसे कह रहा है कि मान लीजिए m तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड a तथा b एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, जैसा कि चित्र 9.2 में हमको दिखाया गया है। जैसा कि यहाँ पर हमको चित्र में ये दिखा सकते हैं, दो पिंड है a और b। a का द्रव्यमान m है और b का द्रव्यमान क्या है? छोटा m है, और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। आगे कह रहा है मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। तो दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल है वो हमारा क्या है? कैपिटल F है। अब हमसे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, तो हमने जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो दोनों जो पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या होता है? तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? F समानुपाती कैपिटल M और स्मॉल m। तो यही हमसे कह रहा है। उसके बाद हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार कि जो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है वो उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बल व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 बटा दूरी हमने क्या लिया है? d, तो वर्ग के, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। जब हम समीकरण 9.1 और 9.2 को आपस में मिलाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? F समानुपाती कैपिटल M स्मॉल m
बटा डी स्क्वायर। जब हम स्थिरांक को, ये समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं तो हम एक स्थिरांक लेते हैं, तो वो हम यहाँ पे हमने कैपिटल जी लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है एफ बराबर बल की, यही हमारा सूत्र हो जाता है, जहाँ पे जी क्या है अनुपातिक स्थिरांक है। क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये सभी जगह सामान्य होते हैं। ये जो सार्वत्रिक है इसे यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि कहीं भी इसका जो मान होता है वो बदलता नहीं है, हर जगह ये इसका मान जो रहता है कि स्थिर रहता है। अब हमसे आगे कह रहा है वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणन का मतलब होता है, इसे अंग्रेजी में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, हिंदी में वज्र गुणन होता है। तो जब हम वज्र गुणन करते हैं तो समीकरण 9.4 से प्राप्त क्या होता है, तो हम देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा एफ बराबर जी कैपिटल एम बट गुना स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ डी जो है कि भाग में है, अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है एम और एम क्या है गुना में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर जी। तो हमारा जी बराबर क्या आ गया एफ डी स्क्वायर बटा कैपिटल एम गुना स्मॉल एम। तो हमको समीकरण 5 प्राप्त हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीकरण 9.5 में बल, दूरी, द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें जी का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। तो जो हमारे जी होते हैं वो क्या है, तो एक स्थिरांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो इसके जो एसआई मात्रक होते हैं क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2, या इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश 1731 से लेकर 1810 में एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किए। तो आपसे कभी पूछेगा कि जी का जो मान है कैपिटल जी का, उसका मान जो है कि किसने ज्ञात किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। जी का वर्तमान मान 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। तो ये क्या है, तो ये जी के मान हैं। तो ये जी के मान जो होते हैं वो हमेशा आप याद रखिएगा, कितना है 6.673 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है, तो हर दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल होते हैं वो विद्यमान होते हैं। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल का मान अभिकलन कीजिए। तो हमसे कह रहा है कि आप अपने मित्र हैं या अपने समीप जो बच्चा बैठा है उसका जो एक दूसरे के प्रति जो बल हो रहा है उसका मान ज्ञात कीजिए और अभिकलन करना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप अपना द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। पहले हम एम के बारे में जानेंगे कि मेरा कितना मास है, मेरे दोस्त का कितना मास है, सबका एम। उसके बाद जो पृथ्वी हमको जिस गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है उसका हम लोग निकाल लेंगे, तो जी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है तो डी भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप वहाँ पे एफ का मान निकालिएगा। तो एफ का मान क्या निकालना है, जी एम बट्टा डी स्क्वायर। इस तरह से सभी का जी का मान हमारा निकल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है। इस नियम को हम लोग सार्वत्रिक क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, इसके लिए हमसे कह रहा है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तु बड़ी हो, छोटी हो, चाहे खगोलीय हो या पार्थिव हो। अब व्युत्क्रम वर्ग एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है कि यदि डी को 6 गुना कर दिया जाए तो एफ का मान 36वां भाग रह जाएगा। जैसा कि इससे हमें कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा एफ है,
तो एफ जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती है डी स्क्वायर के। तो अगर डी के वर्ग के अनुपात है तो अगर डी को 6 गुना कर दिया जाए, अगर मान लीजिए डी हमारा 6 गुना हो गया तो 6 का स्क्वायर, तो यहाँ बल देखिए क्या हो जाएगा 1/36। तो हमारा तो आप देख सकते हैं यहाँ जो बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36वां भाग हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ डी को आपसे कहे कि डी को आपको स्क्वायर कर दिया जाता है उसके दूरी को, तो स्क्वायर कर देगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 2 दिया हुआ है 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना कर दिया जाए तो एफ क्या हो जाएगा 4। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो एफ का जो मान होगा वो चौथा भाग रह जाएगा। तो यही हमसे कह रहा है। अब उदाहरण 9.1 में हमसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 kg है। द्रव्यमान कितना है 6 गुना 10⁻24। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुना 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी जो है कि 3.84 गुने 10⁵ किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो हमको बल लग रहा है उसको हमको गणना करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमको कैपिटल जी का मान दिया हुआ है 6.7 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हम पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो 6 गुने 10⁻24 kg। चंद्रमा का द्रव्यमान भी हमको दिया हुआ है 7.4 गुने 10⁻22 kg। अब देखिए पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है तो 3.84 गुने 10⁵ किलोमीटर। तो जब किलोमीटर में है तो हम लोगों को मीटर में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी डिस्टेंस जो है कि मीटर में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। किसके बराबर होता है 1000 मीटर के, इसीलिए हम 1000 से गुना कर देते हैं। तो हमारा हो जाता है कितना, डी जो होगा वो हो जाएगा 3.84 गुना, और यहाँ देखिए यहाँ 5 है तो 3 जीरो और जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा। अब हमको दूरी भी मिल गया, जी कैपिटल जी का मान दिया हुआ है। तो बल का जो होता है वो सूत्र क्या होता है तो जी कैपिटल एम गुने स्मॉल एम बट्टा डी स्क्वायर। अब देखिए जी का मान हमने यहाँ रख दिया, गुना यहाँ पे कैपिटल एम का मान रख दिया, और यहाँ पे क्या किया स्मॉल एम का मान रख दिया। अब नीचे देखिए हमने ये डी को मान रखा और स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखिए डी को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 3.84 का स्क्वायर कीजिएगा, और जब 10⁸ है तो ये क्या हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस में है, जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ये हट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 10⁻11 है, यहाँ 10⁻16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10⁻27 हो जाएंगे। अब 10⁻27 होंगे तो ये 10⁻24 है, तो इसको काट दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा 10⁻3 बचेगा। अब ये 10⁻3 से इसको काट दीजिएगा तो 10⁻19 बचेगा। अब क्या कीजिएगा आप कि 6.7 गुने 6 गुने 7.4 गुने 10⁻19 बट्टा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो गुना 3.84। अब इसको गुना करके और इससे भाग दे दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 2.24 इंटू 10⁻20 न्यूटन। यही हमारा बल का मान निकल जाएगा। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया जो बल होगा वो 2.02 गुने 10⁻20 न्यूटन का होगा। अब हम आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो नियम है उसका कहाँ कहाँ महत्व होता है उन चीज़ों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है, उसी के कारण हमें जो होते हैं वो पृथ्वी से बंधे रखने वाला एक बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करने वाला गुरुत्वाकर्षण ही बल है।
सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति करने वाला वही बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भट्टा आते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण ही आते हैं। अब हम 9.2 में मुक्त पतन पढ़ते हैं, फ्री फॉलिंग पढ़ते इसको कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉलिंग। तो मुक्त पतन को हम लोग देखते हैं। मुक्त पतन का अर्थ है जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। अब हम क्रियाकलाप 9.2 को देखते हैं। एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए, एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरता है। तो जब एक पत्थर लीजिएगा और पत्थर को जब यहाँ से मान लीजिए ये हमारा अर्थ का पृथ्वी का सतह है, तो जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और पुनः वो क्या होता है, तो यहाँ से धीरे धीरे करते करते वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और पुनः वो पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी के जो ये आकर्षण बल होते हैं उसे ही हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। तो जब वस्तु इस बल के कारण पृथ्वी की ओर केवल गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तु जो होती है वो मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? तो हाँ, होता है। वो और तेज गति से नीचे गिरने लगती है। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के वेग के कारण क्या होते हैं? वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। तो जब हम देखे थे पिछले अध्याय में कि वेग में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो वह त्वरण को जन्म देता है या त्वरण उत्पन्न करता है। तो वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है और यह जो त्वरण होते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होते हैं। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। ग्रेविटी, इसे हम लोग अंग्रेजी में ग्रेविटी भी कहते हैं या ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण इसे स्मॉल जी से इंडिकेट किया जाता है। इसको किससे निर्देशित करते हैं? तो स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के मात्रक हैं। तो जो जी के मात्रक होते हैं वही त्वरण के मात्रक हैं। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। तो गति के जो दूसरे नियम होते हैं उससे हमें ज्ञात है कि जो हमारे बल होते हैं वो द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होते हैं। मान लीजिए क्रियाकलाप 9.2 में पत्थर का द्रव्यमान स्मॉल एम हम पहले से ही जानते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण एफ द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? एफ एम मास हमने क्या लिया है? एम लिया है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी। तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। समीकरण 9.4 9.6 से हमें प्राप्त होता है। तो क्या होगा? एम जी बराबर हो जाएगा किसके? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम गुने स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इस एम से ये एम कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? जी बराबर कैपिटल एम बटा डी स्क्वायर, यही हमारा आएगा। तो इसे हम लोग क्या हो जाएगा? ये 9.7 हमारा समीकरण हो जाएगा। अब हम आगे, जहाँ पर एम हमारा क्या है? एम पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा डी वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर इसकी सतह के पास है। समीकरण 9.7 में दूरी डी
पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर है। तो जो हमारा d है वो r के बराबर है। d क्या है? r के बराबर है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं पर क्या हो जाएगा? तो g बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M, और हमारा d के जगह r है तो यहाँ क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। जो हमारा पृथ्वी है वो पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर इसके पास g के मान को लगभग, तो हम देख सकते हैं कि हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा पृथ्वी है वो पूर्ण गोला का रूप नहीं है। क्या है? पूर्ण गोला नहीं है। तो इस पृथ्वी है तो ये हमारी जो होती है ये हमारा विषुवत वृत्त होता है। ये पूरी हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो इसके बीच से जो रेखा गुजरती है, बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो हमारा क्या कहलाता है? विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके जो ऊपरी सिरा होते हैं ये हमारे ध्रुव कहलाते हैं, और इसके जो निचली सिरा होते हैं ये भी हमारे ध्रुव कहलाते हैं। तो ऊपर वाले जो होते हैं उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले पर दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए यहाँ पर जो होगा वो हमारा r का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। r का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? r हमारा क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे क्या होगा? r हमारा यहाँ भी कम होगा, r हमारा यहाँ भी कम होगा। अब देखिए तो यही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम जानते हैं कि हमारा स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टा r स्क्वायर होता है। तो कहाँ पे r ज़्यादा है? r जो है कि विषुवत वृत्त पर ज़्यादा है। तो जब r ज़्यादा होगा तो g हमारा कम होगा। r ज़्यादा होगा तो g हमारा कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि विषुवत वृत्त पर g का मान कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्रुव पर हम क्या देख रहे हैं? तो ध्रुव पर जो है कि r का मान कम है। तो यहाँ पर जब r का मान कम होगा तो g का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। g का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव पर g का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों आप पॉइंट करके याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ बार बार एग्जामों में पूछते रहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। स्थिर मान सकते हैं तो, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 9.7 से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है उसकी हम लोग गणना करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 9.9 में g m r के मान को रखना होगा। जैसे कि हम देखते हैं तो हमारा g क्या है? सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, स्थिरांक है, जिसका मान 6.7 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है हम जानते हैं कि 6 गुने 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6.4 गुने 10⁻6 मीटर होती है। तो हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है? स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टा r स्क्वायर। अब देखिए g का मान पता है तो हम g का मान लिख देंगे, गुना जो हमारा m का क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान बटा त्रिज्या हमारी कितना है? तो 6.4 गुने 10⁻6 तो हम लिख दिए। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए हम 10 टू दी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ 10 जो होगा कि ये नीचे आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? 12 और 10 कितना हो गया? 23 हो गया। तो इसको काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ 10 बचेगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए ये हमारा है तो अप्रॉक्सीमेट जो होता है कि हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 6.7 गुने 6
बटा 6.6 गुने 6.6। अब इसको गुना कीजिएगा और ऊपर में इसको 60 दे हो जाएगा, ये 60। अब इसको गुना कीजिएगा और भाग दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि त्वरण का जो त्वरण का जो मात्रक होता है वही हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। अब गुना करके निकालिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या हम लोग कहीं कहीं इसको 10 भी मान लेते हैं। अगर नहीं दिया रहता है तो हम कहीं कहीं g का जो मान है वो 10 मानकर जो न्यूमेरिकल होते हैं क्वेश्चन उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम आगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के बारे में देखते हैं। यह समझने के लिए क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी, आइए एक क्रियाकलाप करें। अब हम क्रियाकलाप 9.3 को देखते हैं। कागज़ की एक शीट, एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। अब हमें क्या कह रहा है कि हम किसी इमारत की मंजिल पर चढ़ जाएंगे और एक कागज़ की शीट और एक पत्थर को दोनों को एक साथ गिराएंगे तो हम क्या देखते हैं, क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं? तो दोनों जो धरती पर होते हैं वो एक साथ नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे g का मान तो समान होता है, g का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन दोनों के मास में अंतर होते हैं, दोनों के द्रव्यमान में क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो हम देखते हैं कि कागज़ धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है, तो यहाँ पे कागज़ का जो द्रव्यमान होता है वो कम है पत्थर की तुलना में। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज़ पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिसमें से हवा निकाल दी गई हो तो कागज़ तथा पत्थर एक ही दर से नीचे करेंगे। अगर ये हम खुली क्षेत्र में करते हैं, हमसे कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ को एक इमारत की छत से गिराएंगे, कागज़ हो या चाहे पत्थर, तो दोनों समान दर से गिरेंगे। अगर निर्वात होगा तो दोनों क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेंगे, दोनों एक साथ गिरेंगे। जब कब, निर्वात हो, जब निर्वात हो वहाँ हवा न हो। लेकिन जब हम खुले में गिराते हैं तो वहाँ वायु के प्रतिरोध के कारण जो होता है कि कागज़ जो होता है कि कुछ देर बाद गिरती है। क्या गिरती है? कुछ देर बाद गिरती है। क्यों? क्योंकि दोनों जो होते हैं वहाँ जो होता है कि उसका गुरुत्वीय त्वरण समान लगते हैं। जितना कागज़ पे लगते हैं उतना ही पत्थर के टुकड़े पे लगते हैं। तो जब गुरुत्वीय त्वरण जो होते हैं वो समान लगते हैं, इसीलिए दोनों एक साथ गिरेंगे। लेकिन हवा के वायु के प्रतिरोध के कारण वहाँ पे कागज़ कुछ देर बाद गिरता है। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 9.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ है तो कोई भी वस्तु जो होते हैं अगर मुक्त से गिर रही हैं, अगर मुक्त पतन है, तो वहाँ पे जो वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ होता है कि सभी वस्तुएं खोखली, ठोस, बड़ी या छोटी या एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो इटली में है, विभिन्न वस्तुओं को गिराया क्योंकि पृथ्वी के निकट g का मान जो था कि स्थिर था। अतः एक समान त्वरित गति के सभी जो समीकरण है ये त्वरण एक के स्थान पर g रखने पर भी मान्य रहेंगे। तो जब गैलीलियो ने इटली के पीसा के मीनार से कुछ पत्थरों, बहुत सारी चीज़ों को, जब विभिन्न वस्तुओं को गिराया तो उसने देखा कि जो पृथ्वी के निकट g का जो मान है वो स्थिर है। g का मान क्या है? स्थिर है, या इसे अंग्रेजी में कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो स्थिर रहने के वजह से वो जो हमारे गति के जो सूत्र थे या समीकरण थे वो सभी जो होता है कि एक समान त्वरित गति के समीकरण को भी सेटिस्फाइड करते हैं या पूर्ति करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? v बराबर u
ए के जगह क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण जो होगा कि ये हमारा समीकरण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के जगह हम जी को भी रख सकते हैं। यहाँ u एवं v क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम वेग है। एस हमारा क्या है, तो वस्तु द्वारा दूरी है, तय की गई दूरी है। t हमारा समय है। इस समीकरण का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। अगर गति की दिशा में त्वरण लग रहा है तो हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। गति की दिशा में लग रहा हो तो धनात्मक। जब गति की विपरीत दिशा में त्वरण लगेगा, जब गति की विपरीत दिशा में त्वरण लगेगा तो हम वहाँ क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। गति के विपरीत दिशा में त्वरण तो ऋणात्मक लेते हैं। जैसे अब हम उदाहरण से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 9.2, एक कार किसी कार से गिरकर 0.5 सेकेंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन कीजिए। सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। अब हमको कह रहा है धरती पर टकराते समय कार की चाल, तो कार की चाल बराबर क्या हो जाएगी, तो देखिए हमारा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा समय क्या दिया है, 0.5 सेकेंड। जी का कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्यों, क्योंकि वो कार जो होती है कि गिर रही है तो वो तो चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो अब देखिए हमने क्या फॉर्मूला देखा है, तो यहाँ यू वी बराबर यू प्लस जी टी, वी बराबर यू प्लस जी टी। अब देखिए वी बराबर यू हमारा क्या है, 0 है, जी हमारा क्या है, 10 है, टी हमारा क्या है, 0.5 है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 5 भी मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर। तो क्या हो जाएगा, धरती पर टकराते समय जो कार की चाल होगी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड होगी। कितना होगी, 5 मीटर पर। अब दूसरा में हमको कह रहा है कि 0.5 सेकेंड के दौरान उसकी औसत चाल, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल तो क्या हो जाएगा, v जोड़ u बटा 2। तो अब कितना है हमारा 5, u कितना है, 0 है, यहाँ क्या हो गया 2, तो हमारा क्या क्या हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, औसत चाल हो गया। अब कह रहा है धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, तब हमको क्या निकलना है, हाइट निकलना है। अब हमको जब हाइट निकलना है तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे। तो जितना हमारा तय की गई दूरी होगा वही उसकी हाइट हो जाएगी। जैसे मान सकते हैं ये सरफेस है, अब मान लीजिए यहाँ पे कार है, अब ये इस ऊंचाई से चल रही थी और कार जब गिरी तो ये मान लीजिए हमारा सरफेस है। तो जिस दूरी से ये कार गिरेगी तो यही ना हमारा हाइट हो जाएगा, यही हाइट हो जाएगा। तो हम जब दूरी निकाल लेंगे तो हमको इस दूरी जो होगा कि हाइट के बराबर होगी। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हाफ जी कितना है, 10 है, टी कितना है 0.5 है, ये 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। ये 1 दशमलव लेते हैं, यहाँ 2.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.5, यहाँ टी स्क्वायर नहीं तो 0.0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50-25 125 हो जाएगा, 125। अब देखिए यहाँ पे एक शून्य के बाद दशमलव, यहाँ पे तो 1-1-2 हो जाएगा। तो हमारा कहाँ, यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.25 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कगार पर गिरने में दूरी हो जाएगी या उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम लोगों को समझाया है। यहाँ जी लिया है, यू 0 है, टी सेकेंड है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, यू प्लस भी। चाल क्या हो जाएगा, v बराबर, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी या ए टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v u बटा 2
यहाँ पर पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण 9.3 को। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है ने अब यहाँ कोई है तो एक किसी चीज़ को ऊर्ध्वाधर दिशा में माने लंबवत फेंका जाता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर। अब हमसे कह रहा है ऊंचाई पर पहुँचती है, परिकलन कीजिए वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। तो इसकी हमको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो जब इसकी शुरू में हमने फेंका था तो क्या रही होगी, तो ये जब यहाँ से फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कुछ रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी। लेकिन जब यहाँ जाएगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, वस्तु रुक जाएगी। तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जब गिरेगा तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एस हमारा क्या दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, वस्तु कितने वेग से निकलेगी। अब हमको सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो हम जब u को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। अब देखिए v हमारा क्या है, 0 है, u हमारा क्या है, निकालना है हमको, 2g क्या है हमारा 9.8 है, गुना अब ये क्या है हमारा 10 मीटर है, या इसको आप 10 भी मान सकते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए u स्क्वायर गुना इसमें 10 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 98,196, ये हमारा आ गया। अब देखिए जब हमारा u को हम लोग यहाँ इधर लाएंगे तो हमारा g क्या हो जाएगा, 196 माइनस में हो जाएगा, माइनस। अब u पर से स्क्वायर हटेगा तो जो हमारा होगा वो इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब जो इस पर जब रूट चढ़ेगा तो 16 का वर्ग जो होता है कि 196 होता है, 16 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड जो हमारा 14 मीटर हो जाएगा, 14 मीटर का शायद होता है, जैसे 14 के 14 चौंसठ 14 14 चौका 56 और 14, हाँ 14 का स्क्वायर जो होता है कि 196 होता है। 16 का शायद 16 के 16 96 हो जाएगा, और उसके बाद 16 256 होता है 16 का, तो 196। तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब हमसे कह रहा है दूसरा में क्वेश्चन में कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगा। तो समय कितना लगा, तो समय के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v बराबर u प्लस जी टी। तो v हमारा क्या है, 0 है, u हमारा क्या है, तो 14 है, g हमारा क्या है 9.8 है, और गुने t है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 14 यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9.8। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा t हो जाएगा। तो 14 में जब आप भाग दीजिएगा 9.8 से तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 दशमलव कुछ समथिंग 3 सेकेंड आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएंगे 14 मीटर पर सेकेंड, और लिया गया समय क्या हो जाएगा 1.43 सेकेंड। अब हम आगे देखते हैं द्रव्यमान। 9.3 में क्या देखते हैं, द्रव्यमान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग मास बोलते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। तो कोई भी वस्तु जो होता है उसका जो द्रव्यमान होगा वह उसकी जड़त्व का माप भी होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो मान लीजिए कि मोटर बस होती है, और हम जब मोटर बस में बैठते हैं तो वहाँ पे मोटर बस का जो द्रव्यमान होता है वो अधिक होता है कम अपेक्षा हमारे द्रव्यमान के। इसीलिए जब वो गति में आता है या ब्रेक लगने पर रुकता है तो हम जो होते हैं कि गाड़ी तो वो उतना जो होता है कि वो जड़त्व नहीं करता है, लेकिन हमारा शरीर जो होता है वो ज़्यादा जड़त्व का अनुभव करता है। जैसे कि हम आगे की तरफ चले जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, या जब गाड़ी घूमती है तो हम लोग एक सीध में गिरने लगते हैं। तो ये सभी जो होते हैं कि जड़त्व होते हैं। और जो तो
हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो उसके जड़त्व का माप होता है। जड़त्व के माप से या द्रव्यमान के माप से हम उसकी जड़त्व की गणना कर सकते हैं। हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। तो जिस वस्तु का मान जितना अधिक जो होता है उसका द्रव्यमान होगा उतना अधिक क्या होगा, उसका जड़त्व होगा। जड़त्व अधिक द्रव्यमान अधिक, जड़त्व कम, जो जड़त्व कम होगा तो द्रव्यमान कम होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या किसी बाह्य अंतरिक्ष में हो। तो ये जो होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। तो हमसे कह रहा है कि कोई भी अगर वस्तु है, अगर उसका द्रव्यमान है तो वह जो द्रव्यमान है उसका वो उतना ही रहेगा, चाहे वस्तु को हम पृथ्वी पर रखें या चंद्रमा पर ले जाए या किसी बाह्य अंतरिक्ष में ले जाए, उसका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा नियत रहता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। इस प्रकार वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्थिर है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो होते हैं वो स्थिर होते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। अब हम आगे 9.4 में भार को देखते हैं। क्या देखते हैं? भार को देखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेट भी बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है। तो जो पृथ्वी होती है वो प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से अपनी ओर आकर्षित करती है और यह बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। और जो उसकी बल की जो मान होती है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के जो गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण होते हैं उस मान पर वो निर्भर रहती है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो भार का हम परिभाषा कह सकते हैं कि भार जो होता है वह किसी वस्तु का भार या वह बल है जिससे यह पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पिंड है और ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है? सतह है। तो जब पृथ्वी की सतह उसे अपनी ओर खींचती है तो जो इसका जो मान लीजिए द्रव्यमान क्या है? m है, और जिस बल से तो वो गुरुत्वीय त्वरण g से खींचती है, तो इस पिंड का जो मान होगा वो पिंड का जो मान होगा वे या वेट होगा वो mg के बराबर होगा। वेट क्या हो जाता है? mg के बराबर होता है। तो यही जो हमारा जो mg है वो क्या है? किसी भी पिंड का वो वेट है, भार है। अब हमें ज्ञात है कि F बराबर ma, अर्थात F बराबर mg भी हो सकता है। तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। तो किसी पृथ्वी पर वस्तु का जो आकर्षण बल होगा वही हमारा क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। इसे हम लोग W से निरूपित करते हैं और इसे समीकरण में हम लोग W बराबर mg कहते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा? हमारा mg हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का मात्रक है। तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन होता है। भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। तो भार जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये W हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की दिशा की तरफ लगता है। अब हम आगे देखते हैं। इसलिए इसके परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। तो जो भार होते हैं उनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह अदिश सदिश राशि भी है। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है। तो किसी भी दिया हुआ स्थान है तो वहाँ पे g का जो मान होगा वो स्थिर रहता है। इसलिए दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो जब हम किसी भी दिए हुए स्थान पर जो g का मान रहता है वो स्थिर रहता है, इसीलिए अगर किसी स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे W बराबर हमारा mg है। W बराबर क्या है? हमारा mg है। तो ये g जो होता है कि वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो भार होगा वो किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पे। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? m के द्रव्यमान के। ने भार समानुपाती है किसके? वस्तु के द्रव्यमान के।
अर्थात W समानुपाती m हो जाएगा। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा द्रव्यमान होता है वो हमेशा नियत रहता है। जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा नियत रहता है, ये कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो रहता है वो कहीं नहीं बदलता है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर, लोकेशन पर जो g का मान होता है वो बदलता रहता है। हमने देखा था कि ध्रुव पर होते हैं वो g का मान अधिक होता है, विषुववृत्त पर g का मान कम होता है। तो वहाँ पर जो भार होंगे उनके भारों में भी अलग अलग आएंगे, भार भी अलग अलग आएंगे। यही हमसे कह रहा है। अब हम आगे देखते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसी वस्तु का चंद्रमा पर कितना भार होता है इसको हम लोग देखते हैं। हमने सीखा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जो हमारा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है वह एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर है तो पृथ्वी लगाती है, और जब चंद्रमा पर होंगे तो जो वस्तु पर चंद्रमा द्वारा जितना बल लगाया गया जाएगा वही उस वस्तु का भार होगा। तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है, इसलिए चंद्रमा जो होती है वो वस्तुओं पर कम बल लगाती है। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान m है, भार क्या है जगह Wm, और चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M स्मॉल m, इसकी त्रिज्या Rm है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, Wm बराबर कैपिटल G कैपिटल mm इंटू स्मॉल m बट्टा Rm²। ये क्या हो जाएगा, यही हमारा भार हो जाएगा जो चंद्रमा पर लगेगा। अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए उस वस्तु का पृथ्वी पर भार We है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या r है। जैसा कि हमसे कह रहा है कि मान लीजिए वस्तु की पृथ्वी पर भार क्या है, We है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m है, और त्रिज्या क्या है, r है। सारणी 1.9 में खगोलीय पिंड, द्रव्यमान, त्रिज्या। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, 5.98 10⁻24, या इसको हम लोग 6 भी मान लेते हैं कहीं कहीं। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, तो 7.36 × 10⁻22। जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6.37 होता है, या हम इसे 6.4 भी मान लेते हैं। जो चंद्रमा की त्रिज्या होती है वो 1.74 होता है, या 1.7 भी आप मान ले सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। समीकरण 9.9 तथा 9.15 में हमें प्राप्त होता है We बराबर G कैपिटल M गुने स्मॉल m बट्टा R²। ये हमारा क्या है, पृथ्वी पर भार उस वस्तु का भार है, और ये हमारा क्या है, चंद्रमा पर वस्तु का भार है। जब दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें We कितना मिलता है, Wm ये मिलता है, और We ये क्या है, चंद्रमा पर भार, और ये क्या है, पृथ्वी पर भार। दोनों समीकरण 9.18a और समीकरण 9.8b को भाग देने पर Wm बटा We हमारा पाते हैं क्या, Wm बराबर 1/6। 1/ जब 6 होता है तो वस्तु का चंद्रमा पर भार बट्टा वस्तु का पृथ्वी पर भार। ये क्या है, हमारा वस्तु का पृथ्वी पर भार है, और Wm क्या है, वस्तु का चंद्रमा पर भार है, जो 1/6 के बराबर होता है। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुने पृथ्वी पर इसका भार। तो किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार होगा वो 1/6 गुना पृथ्वी पर भार के बराबर होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर होगा जो पृथ्वी पर उसका भार है। मान लीजिए कि अगर वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो मान लीजिए हम है तो हमारा 60 kg वजन है, मेरा 60 kg वजन है, तो 1/6 गुने 60,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो जब मेरा पृथ्वी पर जो वेट है, अगर हम पृथ्वी पर है, अगर हमारा 60 केजी वेट है, लेकिन जब हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा, 6 से लगाइएगा 10 केजी हो जाएगा। चंद्रमा पर हमारा वेट कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं, अगर आपका जो वेट हो वो अगर 70 केजी हो और आप चंद्रमा पर पृथ्वी पर आपका वेट 70 केजी हो और आप चंद्रमा पर जा रहे हैं, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 35। तो लगाइएगा तो 10, 35, 13, 3, 1, 11, 3 नहीं 11 दशमलव समथिंग आपका हो जाएगा वेट चंद्रमा पर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा पूछता रहता है कि चंद्रमा पर वस्तु का वेट पृथ्वी के वेट के कितना गुना होता है, तो 1/6 होता है। अब जैसे हमसे कोई उदाहरण 9.4 में एक प्रश्न है, उसे हम लोग समझते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो एक वस्तु का द्रव्यमान m बराबर क्या है, 10 केजी है, g लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ केजी। तो हमारा जो वेट होगा क्या हो जाएगा, 10 गुने 10 क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा पृथ्वी पर इसका भार, क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। या यहाँ पे जी का मान इसने क्या लिया है, जी का मान 9.8 लिया है, तो क्या हो जाएगा 10 गुने 9.8, 98 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन। द्रव्यमान क्या है, 10 केजी, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन। उदाहरण 9.5 में हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने के लिए 10 न्यूटन है। तो पृथ्वी पर 10 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 गुने 10 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा 2 से तो 3, इसको 2 से 5, 5 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1.2 छतरी 18, 6.66 आ जाएगा। तो 1.67 क्या हो जाएगा, हमारा न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अगर उसका जो वेट है, भार है, वो 10 न्यूटन है, तो वो अगर चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वेट जो होगा 1.67 न्यूटन हो जाएगा। तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 1.66 न्यूटन होगा। अब हम आगे 9.5 में प्रणोद तथा दाब के बारे में देखते हैं। प्रणोद क्या होते हैं, दाब क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है। सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से अधिक होता है, एक सतत चेन द्वारा क्यों टिका होता है। किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। काटने पर औजारों की धार तेज क्यों होती है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल, जो हमारा नेट बल होता है वही हमारा प्रणोद कहलाता है। जो नेट बल होंगे वही क्या हो जाएंगे, प्रणोद कहलाते हैं। तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब की धारणा से परिचित कराना सहायक होगा। तो जो हमारा किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में जो बल लग रहा है या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो हमारा बल लगता है उसे हम लोग दाब भी कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। उसकी अवधारणा को परिचित कराता है और इन सभी जो क्रियाएं होती है वो नेट बल और दाब पर निर्भर करती है। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए स्थितियों पर विचार करें। अब हमारा स्थिति पहला है, एक बुलेटिन बोर्ड पर एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं, तो यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। तो ये लड़का एक बोर्ड को चिपका रहा है, तो जब वो पिन को चिपकाता है तो क्या करता है कि जब पिन पर यहाँ पे, तो पिन जो होती है कि वो जहाँ हम प्रेस करते हैं वहाँ चपटी होती है और जो उसके कोने पर नुकीली होती है। तो जब हम प्रेस करते हैं तो क्या हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जब हम प्रेस करते हैं, इसका मतलब हो गया कि जब हम बल लगाते हैं तो जो बल लगेगा वही हमारा दाब कहलाता है।
दूसरी स्थिति में अब हम देखते हैं, आप स्थिर माने ढीले रेत पर खड़े होते हैं, आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए, आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता है। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। तो हमने देखा था कि जो भार होते हैं वो लंबवत लगने वाले नीचे की तरफ बल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने खड़ा है, यहाँ पे अब ये पृथ्वी की सतह है, या कोई ये पृथ्वी की सतह है, ये आप हैं। तो आप जब खड़े हैं तो यहाँ पे जो बल लगता है वो पृथ्वी की सतह की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है और लंबवत लगता है, माने 90 डिग्री पर लगता है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं तो बल रेत की सतह के जब भी कोई बल लंबवत लगता है तो वो क्या कहलाता है, यह वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं। तो जो लंबवत होते हैं बल वो उसे हम प्रणोद कहते हैं। आगे हम जब आप स्थिर रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है। तो जितना हमारा पैर होता है वो हमारा जो भार है उसके पैरों के भार के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क के क्षेत्रफल के बराबर पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न जो क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल बदलते हैं तो उसके परिमाण भी अलग अलग होते हैं। अगर क्षेत्रफल हमारा बराबर है, अगर पूरे संपर्क के क्षेत्रफल के बराबर है तो प्रणोद जो होंगे वो ज़्यादा लगेंगे, और अगर क्षेत्रफल जो होगा कि इकाई क्षेत्र पर लगते हैं तो प्रणोद जो होते हैं कि वो ज़्यादा धंस जाते हैं, हमला पर ज़्यादा चला जाता है रेत में। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद जो होते हैं समान है, दोनों में प्रणोद जो है कि समान है, लेकिन प्रभाव क्या है, अलग अलग है। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो जो प्रणोद होंगे वो हमेशा क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं जिस पर कि वो लगता है। तो प्रणोद हमेशा ध्यान रखिएगा वो क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक होगा। तो जो लेटा है तो क्या होगा, वो रेत में कम धंसता है, रेत में क्या होगा, कम धंसता है, लेकिन जो खड़ा रहेगा तो उसको पैर क्या होगा कि रेत में ज़्यादा धंसेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक होगा। तो ज़्यादा धंसेगा तो ज़्यादा लगता है। अब हम प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद होंगे वो हमारा क्या कहलाते हैं, दाब कहलाते हैं। तो दाब बराबर क्या हो जाता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल हो जाता है। समीकरण प्रणोद तथा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। तो जब दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी हम इसे कहते हैं। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक उदाहरण पर विचार करें। अब हम उदाहरण 9.6 को देखते हैं। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है तथा इसकी बीमाएँ 40 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर है। ये आयतन है। लकड़ी के टुकड़े पर मेज पर लगने वाला दाब को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि दाब बराबर हमारा क्या हो जाता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो प्रणोद क्या है, एक तरह का बल है। प्रणोद क्या है, बल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसके आयतन को निकाल लेंगे। आयतन को निकाल लेंगे और आयतन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो फायदा अच्छा आसान हो जाएगा हम लोगों को चीज़ों को समझने के लिए। तो अब हल देखते हैं। लकड़ी का गुटका का द्रव्यमान क्या है, 5 kg है। इसकी बीमाई क्या है, 40 है। तो 40 को जब आप मीटर में बदलिएगा तो क्या करेंगे, 100 से, सब में 100 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो भाग करेंगे। सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये अगर
मीटर में रहता, अगर सेंटीमीटर में बदलना रहता तो गुना करते। सेंटीमीटर है, मीटर में करना है तो भाग कर देंगे सब में 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको काट दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0.4 गुने 0.2 गुने 0.1। अब इस सभी को गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये बीमाई निकल जाएगी, क्षेत्रफल निकल जाएगा, आयतन भी निकल जाएगी। अब देखिए हमारा प्रणोद, तो प्रणोद क्या है, एक बल है, प्रणोद क्या है बल है। तो बल हमारा क्या होता है, बल बराबर, प्रणोद क्या है, जो लंबवत बल लगेंगे वही प्रणोद है, जो लंबवत होंगे ऊर्ध्वाधर होंगे वही प्रणोद है। और बल तो हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन प्रणोद जो होते हैं कि एक प्रकार का बल है लेकिन लंबवत बल है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा प्रणोद होगा वो क्या हो जाएगा, WmG के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए मास हमारा 5 kg दिया है, जी को हम 9.8 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 49 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्रणोद आ गया। अब हम सतह का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सतह का क्षेत्रफल आप देखिएगा कि ये हमारा है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, लंबाई, ये ऊंचाई है, ये लंबाई और चौड़ाई है। ये क्या है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई हो जाएंगे तो 200 सेंटीमीटर, तो हम गुना करेंगे 0.2 गुने 0.1, तो हमारा क्या हो जाएंगे, कितना जीरो है तो 0 यहाँ पर देखिए 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा 0.0 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमारा बल कितना है 49 और एरिया कितना हो गया 0.02। तब इसको कीजिएगा तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना चला जाएगा 100। अब ये 2, अब इसे काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 49 को काटिएगा तो ये हो जाएगा 24.5। तो हमारा क्या हो जाएगा 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा दाब हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अब हम आगे देखते हैं, जब गुटके की 40 गुने 20 सेंटीमीटर विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है, इस मेज के पर पहले जितना ही प्रणोद लगता है। अब क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम आगे को लंबाई मान लिए, पीछे वाले को चौड़ाई मान लिए, तो हमारा क्या है, क्षेत्रफल इतना आया। तो हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो 49 बटा इतना हो जाएगा। तो दाब हमारा क्या हो जाएगा 6.112 इंटू 612.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए सतह 10 लगाया गया, दाब कितना था 2450 न्यूटन पास्कल। दाब कितना था 2450 पास्कल। और इस सतह पर जब हम 40 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इस पर कितना है 612.5 पास्कल। इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब होता है। तो जब छोटे क्षेत्रफल पर लगेगा, इस प्रश्न से हम देख सकते हैं कि जब वही बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक होता है, लेकिन जब बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो क्या होगा, वहाँ पर छोटे जो दाब होगा वो कम होगा। कील के सिरे न्यूक्लियर होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव चौड़ी होती है। इसीलिए भवनों की नींव चौड़ी होती है कि उस पर दाब कम लगे। जबकि प्रणोद क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रणोद कम होता है, क्षेत्रफल घटता है तो प्रणोद ज़्यादा होता है। लेकिन दाब में क्या होता है कि क्षेत्रफल अगर कम है तो प्रणोद दाब अधिक होंगे, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम होते हैं। अब हम आगे देखते हैं तरलों में दाब। तो तरल में दाब जो होते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। सभी द्रव एवं गैस से तरल है। तो तरल जो होते हैं उनमें द्रव और गैस दोनों आते हैं। क्या आते हैं, द्रव और गैस। तरल में क्या आ जाते हैं, द्रव और गैस दोनों आते हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। ठोस जो होते हैं वो अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर दीवारों पर दाब लगाते हैं। तो ठोस जो होते हैं, ठोस वो किसी सतह पर दाब लगाते हैं, लेकिन जो तरल होते हैं वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर और दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित होते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा ठोस में होता है तो वो एक निश्चित दिशा है, लेकिन जो तरल पदार्थों में होते हैं तो वो दाब किसी भी डायरेक्शन में बिना दिशा के संचारित माने घटते रहते हैं। अब हम आगे उत्प्लावनता के बारे में देखते हैं।
इसे बायोन्सी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। क्या आप सभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं में से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो अधिक भारी लगती है। तो जब हम बाल्टी को डालते हैं कुएं में तो उस समय हल्का प्रतीत होता है, लेकिन जब बाल्टी भर जाती है तो वह अधिक भारी लगती है। क्या कभी आपने सोचा कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा या स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप को हम लोग करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। एक प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डॉट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए। यह उछलकर सतह पर वापस आ जाती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूब ही क्यों नहीं रहती? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होंगे वो बोतल के नीचे की दिशा की ओर लगते हैं। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। तो मान लीजिए ये हमारा जो है कि ये पानी है। अब मान लीजिए एक हमारा ये बोतल है, ये बोतल है। तो पृथ्वी जो होती है कि नीचे की ओर क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, G लगाती है। तो जो पानी की सतह होती है ये भी बोतल पे उत्प्लावन बल लगाती है। क्या लगाती है? एक बल लगाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोन्सी बल कहते हैं। बी के द्वारा इसे इंडिकेट करते हैं। तो वही कह रहा है हमसे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल के नीचे की दिशा में लगता है, जबकि इसके कारण बोतल नीचे की दिशा की ओर खींचती है। लेकिन पानी का बोतल के ऊपर की दिशा में बल लगाता है, वो हमारा क्या है? अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बराबर होती गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक होता है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को संतुलित करना पड़ेगा। नीचे दिशा में लगने वाले बल एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। अब बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो जो बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है वही हमारा उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। अब हम आगे पानी की सतह पर रखने पर वस्तु तैरती है या डूबती क्यों है? तो पानी की सतह पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो वो तैरती है या डूबती है क्यों, इसके बारे में हम लोग देखेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। अब हम क्रियाकलाप 9.5 को देखते हैं। पानी से भरा एक बीकर लीजिए। एक लोहे की कील लीजिए। इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए यह डूब जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो पानी में हम जब कील को रखते हैं तो कील जो हमारा होता है वो डूब जाता है, क्योंकि कील पर पृथ्वी पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसे नीचे की ओर खींचता है, लेकिन पानी कील पर जो उत्प्लावन बल लगाता है वो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है। लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला जो बल होता है वो कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसीलिए जो कील होता है वो डूब जाती है। जैसा कि आप चित्र 9.5 में देख सकते हैं, ये हमने पानी में जब कील को डुबाया तो ये यहाँ पे डूब जाए। तो पानी की सतह पर जो नीचे की दिशा में क्या लगता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये इसे नीचे की ओर करती है। लेकिन पानी की जो सतह होती है उसे ऊपर की ओर एक बल लगाता है बी, जिसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बी होता है वो कम होगा और जो एफ होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या होता है पानी में कील डूब जाता है। अगर बी हमारा ज़्यादा होगा और जो एफ होगा वो कम होगा तो क्या होगा, वो वस्तु जो होती है कि वो तैरने लगती है। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 9.6। पानी से भरा बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क का टुकड़ा लीजिए, इन्हें पानी की सतह पर रखिए, देखिए क्या होता है। तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। तो दोनों जब डूबते हैं या बचते हैं तो क्यों होते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है तो उनके दोनों वस्तुओं के घनत्व में जो होता है वो अंतर होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। तो हम घनत्व किसे कहते हैं, तो जो घनत्व है वो एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं हम लोग पदार्थ का घनत्व। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसका अर्थ है कॉर्क पर पानी का जो उत्प्लावन बल है कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाता है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की जो वस्तुएं रहेंगी वो पानी में तैरती हैं, जबकि द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है। तो पानी के घनत्व से या जो दूध हो या केरोसिन हो, कोई भी द्रव हो, अगर उसके घनत्व से वस्तु का जो घनत्व होगा वो अधिक होगा तो वो डूब जाएंगी। अगर वो उस द्रव से वस्तु का जो घनत्व होगा कम होगा तो वो वस्तुएं जो होती है वो तैरती रहती हैं। अब हम 9.6 में आर्किमिडीज का सिद्धांत को देखते हैं। तो आर्किमिडीज एक से वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्प्लावन बल के बारे में समझाया था और उन्होंने ही उत्प्लावन बल के सिद्धांत को दिया था। तो आइए उनके क्या सिद्धांत थे, उन्हीं के नाम पर उस सिद्धांत को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप, उससे पहले क्रियाकलाप 9.7 को देखते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, इसे कमानीदार तूला या रबर की डोरी के एक सिरे से बांधिए, तूले या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र 9.6 में हमको दिखाया गया है। पत्थर के भार के कारण रबर की डोरी की लंबाई में वृद्धि तथा कमानीदार तूला का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र 9.6 में हमको दिखाया गया है। परीक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में क्या या तूला की माप में क्या परिवर्तन होता है। तो दोनों को जब हम देखते हैं तो 9.6 में तो ये हमारा क्या है, हवा में लटका हुआ पत्थर के टुकड़े के भार है जो हम डोरी में बांधते हैं। तो क्या होता है कि रबर की डोरी में प्रसार होने लगता है, लेकिन जब हम पानी में इसे डुबाते हैं तो डोरी में प्रसार जो होगा वो कम आ जाएगा। क्योंकि इसको जो होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल खींचती है, तो यहाँ पे क्या है, कोई इसका माध्यम नहीं होता है तरल में, जबकि यहाँ पे इसे गुरुत्वाकर्षण बल खींचती है तो उत्प्लावन बल जो होता है इसे रोकती है। उत्प्लावन बल क्या करती है, बी इसे रोकती है, एफ अपनी ओर नीचे की तरफ खींचती है, इसीलिए इसका प्रसार जो होता है वो कम होता है।
आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी के नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबर की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है। पत्थर किसके कारण होती है? तो पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है। क्या होता है यहाँ? नेट बल कम हो जाता है, इसलिए लंबाई की वृद्धि में कमी आ जाती है। क्या हो जाएगा? नेट बल कम हो जाता है तो लंबाई में वृद्धि में कमी आ जाती है। जैसा कि पहले की चर्चा की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो पानी जब ऊपर की ओर जो बल लगाता है वही हमारा क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन का अनुभव करती है? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि उन्होंने कहा था कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भाग के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज ने कहा था कि जब हम किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से मतलब ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी पत्थर को, मान लीजिए इस चित्र में हम देखते हैं, तो इस पत्थर को जब पानी में पूर्णतः डुबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णतः। लेकिन जब इसके हल्का सा आधा भाग को हम पानी में डुबाएं तो ये हमारा क्या कहलाता है? आंशिक कहलाता है। तो जब हम किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से जब डुबाएंगे तो वह ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। तो ये ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है जो उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या करता है? ऊपर उत्प्लावन बल कहलाता है। तो बी जो होगा वो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा। तो जो हमारा बी होता है वो अगर यहाँ पे कितना पानी हटा उसके वेट के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? तरल के, तो यहाँ लिख देंगे टी, एल लिख दीजिए, ये लिक्विड के बराबर। तो बायोलेंसी फोर्स होता है वो WL के बराबर होता है। ये क्या है? तो तरल का भार है। क्या है? तरल का भार। तो बायोलेंसी फोर्स तरल के भार के बराबर होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 9.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी में प्रसार में कमी और क्यों आई? तो वहाँ पे प्रसार में कमी जो होता है, जितना द्रव हटाया गया उस भार को वो ऑब्जर्व कर लेता है और बायोलेंसी फोर्स जो होता है कि पानी में वो बराबर हो जाता है, इसीलिए उसके प्रसार में कमी आ जाती है। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। तो वो जब नहाने के टब में घुसने पर पानी जो होता है वो बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया। यूरेका का अर्थ क्या है? मैंने पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिक तथा ज्यामितीय में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्धि कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिए और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत ही अनुप्रयोग है। यह जलयानों पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी में जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो जो हाइड्रोमीटर होते हैं उसे द्रव के घनत्व मापा जाता है। दुग्धमापी जो होते हैं वो दूधमापी जो होते हैं वो दूध की शुद्धता को मापने में हम इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत का ही उपयोग करते हैं। या
जो जलायन होते हैं या पनडुब्बी के डिजाइन है वो भी जो होते हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे अध्यायों को देख लिया। अब इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है उन बिंदुओं पर हम लोग पुनः एक बार और से फिर से चर्चा करते हैं। तो हमने देखा था कि जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो जो नियम जो होते हैं वो अगर सभी पिंडों पर लागू होते हैं या सभी पिंडों पर विश्व में कहीं किसी भी जगह कहीं भी वो पिंड पर लागू हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉज कहते हैं। तो हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं। किसके, तो द्रव्यमान के, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के और जो उनके बीच के जो दूरी होंगे उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमने आगे देखा था ये हमारा कैपिटल एम है, ये हमारा स्मॉल एम है, ये दोनों द्रव्यमान है, डी हमारा दोनों के बीच की दूरी है। जब हमने रेसिप्रोकल को हटाया था तो एफ बराबर जी एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर मिला था। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल था। जब हमने जी को देखा था तो जी कैपिटल जो थे कि वो उसका मान जो था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था। ये जी का मान था। जब हमने जी को बाहर ले आया था तो हमने देखा था कि जी बराबर हमारा क्या हो गया था, तो एफ डी स्क्वायर बटा कैपिटल एम स्मॉल एम, ये हमारा जी था। यही हमारा जी जो था कि वो सार्वत्रिक नियम है या यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसी को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहे थे, जिसका मान भी हमने देखा था। आगे हमने इन चीज़ों में देखा था गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों संबंध न हो। गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक द्रव्यमान वस्तु का नहीं होता है तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होते हैं वो क्षीण होते हैं, न के बराबर होते हैं या न के बराबर काम करते हैं। इसीलिए ये बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों से संबंध न हो। गुरुत्वीय जो त्वरण होते हैं वो गुरुत्वीय जो बल है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। अगर गुरुत्वीय जो बल होते हैं अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ रही है तो क्या होता है, वो कम होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है गुरुत्वीय बल। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। तो जो गुरुत्वीय बल होते हैं वो पृथ्वी के तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होते हैं और इसका मान जो होता है ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। ध्रुव से विषुवत वो वृत्त की ओर घटता है। तो हमने देखा था कि जो गुरुत्वीय बल होते हैं, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये इसका ध्रुव होते हैं, ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। ये जो होते हैं हमारा विषुवत वृत्त होते हैं। क्या होते हैं, तो विषुवत वृत्त होते हैं। तो जब हम ध्रुव से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है कि घटता जाता है। जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। जी का मान घटता जाता है। गुरुत्वीय जो बल होंगे उसका मान जो होता है कि वो घटता जाता है। अब हम गुरुत्वीय बल जो होता वो घटता जाता है। अब हम आगे देखे थे कि वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो किसी वस्तु का जो भार होगा वेट होगा, वो पृथ्वी जिस आकर्षण बल से खींचती है वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। W बराबर mg होता है। m यहाँ द्रव्यमान है, g हमारा है कि गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण है। तो W बराबर mg होते हैं। यही किसी भी वस्तु का भार होते हैं। अब हमने आगे देखा था कि किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु का भार होता है वो उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। आगे हमने देखा था कि किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहते हैं। हमने देखा था कि कोई भी वस्तु है उसका भार है तो वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहते हैं। तो जो W में mg होते हैं वो जो m होते हैं वो स्थिर रहते हैं, जबकि g का जो मान होता है वो बदलता रहता है। जैसे हमने ध्रुव पर देखा, विषुवत पर देखा, चंद्रमा पर भी देखते हैं तो उसकी क्या होती है, अलग अलग मान होती है।
तो हमने देखा था ये जी के स्थानों पर बदलने के कारण ही होती है। तो जो पृथ्वी का जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, चंद्रमा का जो भार होता है वो 1/6 पृथ्वी के भार के WE के बराबर होता है। क्या होता है? WM बराबर होता है WE के। WM बराबर 1/6 WM अच्छा से लिख लीजिए, 1/6 WE। ये पृथ्वी का वेट होता है, ये हमारा चंद्रमा का है, ये 1/6 होता है। आगे हमने देखा था कि सभी वस्तुएं जो होती हैं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। तो कोई भी वस्तु जो हो अगर तरल में डुबाया जाता है, तरल का मतलब गैस और द्रव, तो तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल बैलेंसिंग फोर्स का अनुभव करती है। आगे हमने देखा था कि जिस द्रव में वस्तुओं को डुबाया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव में पर सतह पर तैरती है। तो जब किसी द्रव में कोई वस्तु को डुबाया जाता है, अगर उसका घनत्व जो पानी के या तरल के द्रव के घनत्व से कम होता है तो वो वस्तुएं क्या होती है? सतह पर तैरने लगती है। यदि वस्तु का घनत्व जो होगा डुबाए जाने द्रव से अधिक होगा तो वे वस्तु द्रव में डूब जाती है। क्या होती है? तो वो वस्तु द्रव में डूब जाती है। उसके बाद हमने देखा था आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी देखा था। तो उन्होंने कहा था कि जो वस्तुएं होती हैं, तो जब हम किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। इस चीज़ों को भी हमने देखा था। तो हमने देखा था कि ये चीज़ों को जलयानों में, पनडुब्बियों में हाइड्रोमीटर होते हैं, या दूध मापने के लिए जो हम दूध मापी का यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों में आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है या अनुप्रयोग होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमारा अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया। तो अगर कोई भी अध्याय से रिलेटेड आपको समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके समस्याओं को बेहतर तरीके से समझाया जाएगा या आपको बताया जाएगा। अगर किसी चीज़ को जानने के बारे में जिज्ञासा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके हल को भी या समाधान को आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।